नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआईक्यूज़ की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम से टीजीटी भूगोल के 40 पीआईक्यूज़ लेके आए हैं और यह एपिसोड नंबर 16 है। बाकी आपको प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर आपका जो प्रश्न है जो टीजीटी भूगोल में पूछा गया है और साथ में पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, साथ में 6 से 8 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपके लिए भूगोल के ये प्रश्न टीजीटी में जो पूछे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एनसीईआरटी से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो जब हम भारत की बात करते हैं तो पूरे विश्व के मुकाबले जो भारत का क्षेत्रीय प्रतिशत है, कितने क्षेत्र पर भारत स्थित है, तो 2.4% है। आपने पढ़ा भी होगा कि 2.4% भारत का विस्तार है पूरे विश्व के मुकाबले, या पृथ्वी के स्थलीय भाग के 2.4% पर भारत का विस्तार है। फिर है अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 7516 किलोमीटर जो है ये कुल तटरेखा की लंबाई है। कुल तटरेखा की जो लंबाई है भारत की, जिसमें हम मुख्य भूमि और तटीय जो प्रदेश हैं, जो जल कह सकते हैं कि जो द्वीपीय प्रदेश हैं, उनको जब हम मिला लेते हैं तो जो कुल तटीय रेखा है वो आपका 7516 किलोमीटर हो जाता है। बाकी जब हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो जब मुख्य भूमि की जब बात आएगी तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और जब कुल तटरेखा की जब पूछेगा तो कुल तटरेखा आपको मालूम है 7516 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट की विशेषता है। तो इंदिरा पॉइंट को आप जानते हैं, इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है। दृष्टिगत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि 2004 में सुनामी आने के बाद यह जलमग्न हो गया था। तो 2004 में सुनामी आने के बाद जलमग्न हो गया, तो इसीलिए यह दृष्टिगत नहीं है। तो सही स्टेटमेंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपने पढ़ा है। तो निकोबार में जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर यह स्थित है और साथ में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया, ये आपने पढ़ा है कि गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ वो मेघालय राज्य में स्थित है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वरोपित घाटियों से होकर बहती हैं? तो पूर्वरोपित घाटियाँ जिनको हम एंटीसीडेंट वैली बोलते हैं, एंटीसीडेंट वैली। तो एंटीसीडेंट वैली या पूर्वरोपित घाटियों में जो नदियाँ होकर बहती हैं, यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखते हैं तो सतलुज और सिंधु ऐसी नदियाँ हैं जिनको माना जाता है कि पूर्वरोपित घाटियों में से होकर बहती हैं। तो पूर्वरोपित घाटियों का मतलब क्या होता है कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो हिमालय के निर्माण का जब उत्थान हो रहा था तो उत्थान होने से पहले ये नदियाँ बह रही थी और साथ में हिमालय में जो है एक कह सकते हैं कि ये नदियाँ बहती रही, बाकी हिमालय का उत्थान होता रहा और ये नदियाँ अपना जो रास्ता है नहीं बदली। तो ऐसी नदियाँ जो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, चट्टान को या पहाड़ को काटते हुए अपना रास्ता बनाती रहती हैं समय के साथ में, ऐसी नदियों को हम बोलते हैं पूर्व रोपित नदियाँ, एंटीसीडेंट रिवर भी बोलते हैं। तो ये एंटीसीडेंट घाटियों से होकर बहती हैं या पूर्व रोपित घाटियों से होकर बहती हैं। उदाहरण है सतलुज और सिंधु। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बढ़िया प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। फिर यहाँ पर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। तो नीरी के बारे में हमने आपको पढ़ाया भी है कि नीरी का जो हेडक्वार्टर वो नागपुर में स्थित है। और नीरी के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? तो कितना प्रतिशत जो जल है वो प्रदूषित है? तो ये याद रखिएगा, 70% जल नीरी नागपुर के अकॉर्डिंग जल प्रदूषित है भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो घटते क्रम का मतलब है कि सबसे जो बड़ा बेसिन क्षेत्र है वो गंगा का माना जाता है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसी को हम बेसिन क्षेत्र बोलते हैं। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो बेसिन क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है। दूसरे स्थान पर जब हम बात करते हैं तो जो सिंधु का
सिंधु नदी के साथ में और सिंधु नदी के साथ में जो सहायक नदी हैं, तो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी है उनका नंबर आता है। तीसरे नंबर पे गोदावरी का आता है और चौथे नंबर पे कृष्णा का। और ओवरऑल वैसे जब हम भारत में केवल बात करते हैं तो भारत में केवल बहने वाली नदियों में गंगा का मतलब गंगा तो है ही, बाकी कई बार जब आपको सिंधु नहीं दिया रहेगा विकल्प में तो आपको गोदावरी पे जाना है, तो दूसरे नंबर पे आप गोदावरी को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंधु दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। पूछा गया था बेसिन क्षेत्र, और बेसिन क्षेत्र में हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेसिन क्षेत्र में सहायक नदियाँ भी काउंट होती हैं। तो गंगा नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, फिर सिंधु नदी का, फिर गोदावरी का, फिर कृष्णा का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? तो ये फ्लोन करके थे, उन्होंने किया था। ये आपके लिए सिर्फ जो है 6 टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों तथा भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? वर्ष 2021, तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा। और अभी जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 आ चुका है, तो FSR 2023 आ चुका है, उसके लिए आपको अलग से क्लास में हम आपको कवर करा देंगे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023। और यहाँ पर 2021, तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के माध्यम से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राज्य और उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है 84.53%। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 79.33% है। और मेघालय की बात करें तो 76% है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। मिजोरम में 84.53, और ये डाटा आपको 2021 के अनुसार बताया जा रहा है। 2023 में डाटा कुछ चेंज हो सकता है, इसको हम आपको अलग क्लास में क्लियर करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पर अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए थे? तो आपको पता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर चीतों को लेकर आया गया था। 2 प्रोजेक्ट आए थे और 2 बार में 20 अफ्रीका से जो है बात करें तो 20 चीते छोड़े गए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। फिर बात करते हैं केवलादेव घाना की, तो केवलादेव घाना की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान में है। सरिस्का की बात करें तो ये भी राजस्थान में है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 में घटते क्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर बात करें तो आंसर जो यहाँ पर है B सही है। बिहार की बात करें तो बिहार का आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बिहार का, 1106 है। कहीं कहीं आपको बुक में 1102 भी मिलता है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। 1102 जो दिया गया है वो इनिशियल डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है। जो फाइनल डाटा 1106 ही है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1106 बिहार का है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1029 है। केरल की बात करें तो 859 है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 है। तो ये डाटा है आपका 1106, 1029, 859 और 829। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो होती है वो कितना है? तो 2011 के अनुसार लिंग अनुपात आपको मालूम भी है कि 943 है। और यहाँ पर आसान प्रश्न पूछे गए हैं TGT भूगोल में, और जनगणना से भी इस बार यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं NCERT के अलावा। फिर यहाँ पर बात करें, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो सागर माथा, एवरेस्ट को ही सागर माथा के रूप में जानते हैं, तो नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। फिर भूटान में स्थल का कितना भाग हिम नदों से आच्छादित है? तो ये फैक्चुअल प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 3%। फिर अगला प्रश्न है, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये भी फैक्चुअल सवाल है, और भूटान में यहाँ पर 2 सवाल भूटान से पूछे गए हैं। तो भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल यहाँ पर चावल है। फिर यहाँ पर बात करें, श्रीलंका अति संपन्न है। तो श्रीलंका की हम बात करते हैं तो श्रीलंका लौह अयस्क में अति संपन्न नहीं है। अति संपन्न का मतलब है कि अच्छे खासे मात्रा में वहाँ पर प्रोडक्शन होता है या पाया जाता है, या भंडार है। सोने में, तो सोने में भी नहीं है, कोयले में भी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रीलंका के बारे में नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में अति संपन्न है।
क्वार्ज में, इसके अलावा फेल्ड स्पार में, और सिलिका सैंड में भी है, सिलिका सैंड। तो जो सिलिका सैंड है उसमें भी है, और साथ में माइका, ये कुछ जो है मिनरल्स हैं जो श्रीलंका जिसमें अच्छा खासा मात्रा में उत्पादन करता है। लौह अयस्क सोने और कोयले में नहीं है अति संपन्न। तो यहाँ पर आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी यहाँ पर पूछा गया है। तो म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नेपीताओ या नेपीडा भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप यहाँ पर नाम देख लीजिएगा तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो नेपीडा, नेपीडा यहाँ पर कैपिटल है म्यांमार का। फिर यहाँ पर बात करें बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी। तो फैक्चुअल सवाल है ये, और इसका आंसर है 17.067। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि जैसे पीआरटी में प्रश्न पूछे गए थे भूगोल के, तो पीआरटी में कुछ कुछ ऐसे प्रश्न थे जो टफ लेवल के थे, लेकिन उस मुकाबले जब आप 6 से 8 और टीजीटी में देखते हैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है, बाकी कुछ अदर भी सोर्सेस होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब ये जैसे यहाँ पर ये सवाल आप देख पा रहे हैं, ये भी आपका पीआरटी में पूछा गया है। अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा गया था। अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी गई थी पीआरटी में, तो ये 179 होते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या यहाँ पर पूछा गया साथ में, तो 360। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 179 और 360 होना चाहिए था साथ में। जब ये साथ में होते तब आपका कोई विकल्प बनता। यहाँ पे अलग अलग दिया गया है और सही भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं 179 होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती है वो 360 होती हैं। फिर अगला प्रश्न है तुलनात्मक मापक की विशेषताएं। तो तुलनात्मक मापक की बात करें तो यहाँ पर जो विकल्प है उपयुक्त में से 1 से अधिक है। बाकी पीआरटी या 6 से 8 के लिए कोई उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ये टीजीटी में पूछा गया तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बिहार स्पेशल का प्रश्न है, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में जमुई में पाया जाता है। फिर एक काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण किससे हुआ। तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कि जो आग्नेय शैल होते हैं मूल रूप से आग्नेय शैल से निर्मित हैं। दक्कन लावा और दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, तो दक्कन का पठार या इंग्लिश में डेक्कन लावा लिखा गया है, इंग्लिश का हिंदी लिखा गया है यहाँ पर। तो डेक्कन लावा के अपक्षय द्वारा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार के द्वारा या दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। और ये मूल रूप से आग्नेय चट्टान के रूप में रही हैं, और इन आग्नेय चट्टानों का क्या हुआ, अपक्षय हुआ है। तो दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा काली कपास मिट्टियों का निर्माण हुआ है। और काली कपास मिट्टियों में आपको पता ही है कि कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरीके से प्रभावित है। तो चंबल बेसिन तो प्रभावित है ही। चंबल बेसिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन जिसको हम गली इरोजन कहते हैं। तो गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन, और अवनालिका अपर्दन के वजह से चंबल में बीहड़ का निर्माण हुआ है, जिसको हम चंबल के बीहड़ भी कहते हैं। तो चंबल के जो बीहड़ बने हैं वो किस वजह से बने हैं, तो अवनालिका अपर्दन के द्वारा। फिर बात करते हैं शिवालिक के जो दक्षिणी ढाल है, तो शिवालिक के दक्षिणी ढाल में भी मृदा क्षरण से प्रभावित है। कारण क्या है, तो यहाँ पर वनस्पति का विनाश की वजह से शिवालिक का जो दक्षिणी ढाल है वहाँ पर मृदा क्षरण हुआ है। फिर आप बात करते हैं छोटा नागपुर उच्च भूमि की। तो छोटा नागपुर जो उच्च भूमि है ये भी क्षेत्र मृदा क्षरण से प्रभावित हुआ है नदियों के कारण। तो नदियों के बहाव के कारण यहाँ पर प्रभावित हुआ है छोटा नागपुर उच्च भूमि। तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा 1 से अधिक। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी उपयुक्त में से 1 से अधिक होना होगा तो कम से कम अगर आपको 2 स्टेटमेंट भी सही मिल जाते हैं तो आपका आंसर 1 से अधिक हो सकता है। और कई बार क्या होता है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे तो भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कॉफ़ी या कहवा उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में नीलगिरी की बात करें, और कल हमने प्रश्न देखा था बाबा बुदान से, तो बाबा बुदान से हमने भी प्रश्न कल देखा था, और यहाँ पर देखिए सीधे क्षेत्र पूछ लिया गया है। तो नीलगिरी जो है वो कॉफ़ी या कहवा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी मयूराक्षी है। तो मयूराक्षी की बात करें तो मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध की बात करें तो जवाहर सागर बांध ये चंबल नदी पर है।
चंबल नदी पर है, और नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है, नदी परियोजना है। फिर अब भारत में वर्ष 2023 में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा रहा है? तो मत्स्य उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश 2023 में अग्रणी प्रदेश रहा है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 में कौन सा है? तो कभी भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं का उत्तर प्रदेश ही रहता है, तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। और साथ में जब आपसे जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूं हो गया। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि गेहूं के अलावा जैसे आप आलू का उत्पादन देखेंगे तो आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज अयस्क का वर्ष 2023 में बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। मैंगनीज में बात करें तो मैंगनीज अयस्क में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? तो ये आपका एनसीईआरटी साइंस में भी आपने पढ़ा है। तो गैर परंपरागत की बात करें तो पहली बात तो परंपरागत को आप समझिए। तो जो परंपरागत ऊर्जा समूह है यहाँ पर आप देखेंगे तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा, वहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है कि ये जो है परंपरागत रहे हैं। परंपरागत का मतलब क्या होता है कि जिनको हम सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट से इस्तेमाल करते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा समूह में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है। लेकिन यहाँ पर गैर परंपरागत पूछा गया है। तो गैर परंपरागत में जो नवीकरणीय होते हैं उनको रखा जाता है। सामान्यतः जो गैर परंपरागत होते हैं उनमें नवीकरणीय को रखा जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। टेक्नोलॉजी के साथ में ही हम इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाए। पहले जो है बहुत पहले इनका इस्तेमाल नहीं होता था, और ये गैर परंपरागत ऊर्जा समूह इनको कहा जाता है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये आपके उदाहरण है गैर परंपरागत ऊर्जा समूह के। फिर अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्म को देखना है। हुगरी जान तेल क्षेत्र असम में है, आसाम लिखा, ठीक है, असम है, सही है। कलोल तेल क्षेत्र ये गुजरात में है, लूनेच भी गुजरात में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और लूनेच की बात करें तो ये इससे पहले भी TRE 2 में पूछा गया था। फिर है प्रश्न, स्थानों और वहाँ की स्थित उद्योगों के बीच में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? तो भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाना जाता है। भेल की स्थापना भोपाल में हुई थी, इसीलिए तो भेल का नाम ही है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल 1956 में भोपाल में बना था। तो भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाना जाता है। फिर अब बोंगई गांव, तो बोंगई गांव पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम स्टील के लिए जाना जाता है। और विशाखापट्टनम में जो स्टील का जो प्लांट है उसको हम वाइजग स्टील के नाम से जानते हैं। तो वाइजग स्टील प्लांट है, तो वाइजग स्टील प्लांट है विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम स्टील इस्पात के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग कितनी लंबी है? तो ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ TRE में। तो 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है, और यहाँ भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ, दोबारा से पूछा गया है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1960 में। ये भी प्रश्न आपसे TRE 2 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? तो प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता और उसके साथ अनुकूलन। तो प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता की बात सतत विकास नहीं करता है। और यहाँ पर आर्थिक विकास हेतु अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं, तो इसकी भी बात नहीं करता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच में संतुलन। तो जब भी सतत विकास को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, तो पर्यावरण के साथ में संतुलन बनाए रखें, पर्यावरण गुणवत्ता के बीच में संतुलन बनाए रखें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2023 में किस देश के साथ होता है? तो यहाँ पर आंसर है चीन। तो याद रखिएगा आगे भी जो होगा वो चीन के साथ में ही होगा। चीन के साथ में हमारा सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है काफ़ी कुछ समय से। फिर यहाँ पर कोयला क्षेत्र और उसकी स्थिति वाले राज्यों के में यहाँ पे युग्म छांटने देखने हैं। तो यहाँ पर बात करें विश्रामपुर, तो विश्रामपुर जो है छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर
बात करें तलचर उड़ीसा, तो तलचर उड़ीसा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में। विश्रामपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। अगला प्रश्न है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तो एनसीईआरटी का प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा में। आपको मालूम है कि सुंदरवन डेल्टा जो बनाता है, और सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। और सुंदरी वृक्ष कैसे वृक्ष है, तो ये मैंग्रोव वृक्ष है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर हमें देखना है। तो यहाँ पर बात करें केरल, आपको वैसे भी मालूम है कि लक्षद्वीप तो हो नहीं सकता, क्योंकि केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता में बात करें तो केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो घटते क्रम का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा केरल का है, तो सबसे ज़्यादा केरल का हो जाएगा, फिर लक्षद्वीप का आता है, फिर मिजोरम का आता है, फिर गोवा का आता है। तो ये आप याद रखिएगा अगली बार के लिए परीक्षा दृष्टि से। तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा, तो KLMG करके आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन है, तो सीसा लेड की बात करें तो शीशे में अग्रणी उत्पादक राजस्थान है। आंध्र प्रदेश में जो है याद रख लीजिएगा आगे के लिए कि माइका या अभ्रक, तो माइका या अभ्रक में आंध्र प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा बॉक्साइट में, यह आपने कल प्रश्न देखा भी था, तो बॉक्साइट में उड़ीसा अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान शीशे में अग्रणी उत्पादक है। आंध्र प्रदेश माइका अभ्रक में अग्रणी उत्पादक है। बाकी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी जितनी भी चीज़ें हम उसको पहले कवर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से। और प्रीवियस ईयर करने का मतलब एक फ़ायदा क्या होता है कि जब एक बार हम प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये चीज़ें पूछी गई थी, तो इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी हो जाए डिटेल में, तो वो आगे आपको कराया जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अब आते हैं पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, तो पालघाट दर्रा की बात करें तो यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल में बात करें तो पलक्कड़, केरल में पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है या केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो दोनों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो है थाल घाट, थाल घाट आपसे पूछा जा सकता है। तो थाल घाट मुंबई नासिक को जोड़ता है, मुंबई नासिक को जोड़ता है थाल घाट। फिर है भोर घाट, तो भोर घाट याद रखिएगा, तो जो भोर घाट है वो मुंबई पुणे को, मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट। 3 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, आखिरी प्रश्न है। तो भारत में बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, नेशनल हाईवे 44 है। और नेशनल हाईवे 44 को पहले हम NH7 के नाम से जानते थे, अभी इसका नाम बदल के NH44 कर दिया गया है। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका पूरा लेंथ है। और बात करें लंबाई की तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई आप अमूमन देखते हैं। बाकी इस समय बढ़ के 4000 प्लस भी हो चुका है, लेकिन आपको सामान्यतः 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई दिखती है किताबों वगैरह में। तो यह आपका आज का जो क्लास था कंप्लीट होता है। और आज आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। बहुत सारे आपको नए नए प्रश्न भी दिखे होंगे, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में रिपीट भी हो सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।